सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारे नेटवर्क लेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है आईपी फ्रेगमेंटेशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बात करें, चाहे आप इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से बात करें। फ्रेगमेंटेशन के अंदर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं और न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उनकी रेंज आपके स्मॉल न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं और स्मॉल से लार्ज न्यूमेरिकल्स भी इसमें बनते हैं। तो इसकी रेंज काफ़ी वाइड होती है कि आप छोटे न्यूमेरिकल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और बड़े न्यूमेरिकल्स भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम हमारे आरपीएससी प्रोग्रामर के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो मोस्टली क्वेश्चंस उस तरीके के आएंगे जो आपके 1 मिनट में सॉल्व हो सकें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आपके नंबर ऑफ 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं पेपर 1 के अंदर, जिसमें डीबीएमएस भी है, आपका कंप्यूटर नेटवर्क्स भी है और उसके अलावा हमारा जो जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज का पार्ट भी आने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बड़े नहीं आएंगे, इट मीन्स लाइक कि कोई गेट लेवल के क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि गेट लेवल के क्वेश्चंस कई बार थोड़े डिफिकल्ट होते हैं उनको समझना, उनके एनालिसिस को समझना, तो उनके से क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। लेकिन जो हमारा पेपर है, उस पेपर के अंदर जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आने हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारे क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे जिनको हम मैक्सिममली 1 मिनट में सॉल्व कर पाए। तो हम यहाँ पे लेकिन हम अभी हमारे वीडियो में छोटे क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे और हम कुछ बड़े क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। बड़े क्वेश्चंस को डिस्कस करने का मेन पर्पस मेरा यहाँ पर ये है कि अगर उसके अंदर कोई शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो वो हमको क्लियर हो जाए, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उस कॉन्सेप्ट्स के बेस पे तो हम उन क्वेश्चंस को कर पाए, ठीक है। तो ये वीडियो हमारा 2 पार्ट्स में होने वाला है, प्लीज वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पे मैं काफी सारे फ्रेगमेंटेशन को लेके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करने वाली हूँ और जो क्वेश्चंस है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसके अंदर भी हालांकि आप देखिए, जब हमने नेटवर्क लेयर सब्जेक्ट हम पढ़ रहे थे तब हमारा जो लेक्चर नंबर 36 था उसके अंदर मैंने ऑलरेडी आपको ये सब पढ़ाया था कि फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, और यहाँ पे भी मैंने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स जो थे वो आपको सॉल्व करवाए थे, ठीक है। बट एज दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये तो आपके पास नोट्स हैं ही, बट आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे मैंने थोड़े से शॉर्ट पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन करे हैं, जिससे कि हमें जब भी अगर हम इसको रिवाइज करना चाहें तो हमें ईजिली ये सब्जेक्ट जो है, ये टॉपिक जो है रिकॉल हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर ऑलरेडी चैनल पे मेरे साथ बने हुए हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, ओके। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है। तो देखो क्या लिखा है, इफ आईपी पैकेट इज लॉन्गर देन MTU, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, द राउटर ब्रेक्स पैकेट इनटू स्मॉलर पैकेट्स। इसका मतलब क्या है, ये जो आईपी पैकेट है, इस आईपी पैकेट को आपको नेटवर्क से सेंड करना है, लेकिन उस नेटवर्क का कुछ MTU है, यानी कि उसकी कुछ मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है। इसको आप कैसे समझ सकते हैं, सपोज आपका जो पैकेट है उसका साइज है 1000, ठीक है, और आप लेकिन यहाँ पे कितना भेज सकते हैं, MTU इसका कितना है 500, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे हेडर नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल वे में बता रही हूँ आपको। हेडर का जो साइज है वो मैं एक बार यहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, मैं आपको सिर्फ जनरली बता रही हूँ कि सपोज आईपी पैकेट है 1000 का, और आप जो है नेटवर्क पे मैक्सिमम कितना 500 बाइट से एक बार में सेंड कर सकते हो, तो आप कंप्लीट इस पैकेट को एक साथ सेंड नहीं कर पाओगे। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, इस पैकेट को ब्रेक करना पड़ेगा और फिर इन पैकेट, लार्ज पैकेट को स्मॉलर पैकेट्स में आप जब डिवाइड करेंगे और फिर इन डिवाइड पैकेट्स को आप क्या करेंगे, सेंड करेंगे आपके नेटवर्क पे। तो ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है, ठीक है। देखो जो ये फ्रेगमेंट्स है ये भी स्टिल अभी भी आईपी पैकेट्स ही हैं। आईपी पैकेट्स का मतलब क्या हुआ, जो आपने फ्रेगमेंटेशन किया, यानी कि जो बड़ा डेटा था आपने उसको डिवाइड कर दिया, डेटाग्राम पैकेट जो था आपका उसको आपने छोटे डेटाग्राम पैकेट्स में डिवाइड कर दिया, इनको हम आईपी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं, बट स्टिल ये भी आईपी पैकेट ही होती हैं। आईपी पैकेट का मतलब क्या हुआ कि एक फ्रेगमेंट है उसके अंदर अभी भी क्या कैरी करता है, हेडर, और जो भी डेटा का पोर्शन आपने इसके अंदर डाला है, ठीक है ना। पूरा डेटा आप भेज नहीं पा रहे इसलिए आपने क्या करा, इस डेटा को डिवाइड किया, तो जो डेटा का पोर्शन है वो और उसके साथ आपका जाएगा हेडर। अब देखिए हर पैकेट के साथ, मतलब हर फ्रेगमेंट के साथ आपका हेडर जो होता है वो हमेशा कैरी करता है। ये क्यों करता है, क्योंकि जो आईपी पैकेट सर्विसेज हैं ये आपकी किस तरीके की सर्विसेज हैं, डेटाग्राम सर्विसेज हैं। इसका मतलब यहाँ पे जब पैकेट्स जो होते हैं वो डिफरेंट रूट्स फॉलो करते हैं, जैसे कोई नेटवर्क है, अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, ये सपोज हमारा एक नेटवर्क है और ये हमारा सोर्स है और डेस्टिनेशन। सोर्स ने देखा कि जो MTU था वो आपका कम है आपके पैकेट से, तो उसने डेटा को फ्रेगमेंट कर दिया, यानी कि स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ओके।
ठीक है, डेटा आपका क्या हुआ, एमटीयूज की वजह से स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड हुआ, और फिर ये जो डेटा है ये आपका जरूरी नहीं कि एक सिंगल पाथ से कैरी करे, ये मल्टीपल पाथ से कैरी करता है। ठीक है, तो उस केस में हमें पता होना चाहिए कि ये जो पर्टिकुलर पैकेट है इसका डेस्टिनेशन क्या है, क्योंकि डेटाग्राम सर्विस है, अनरिलायबल सर्विस है, यहाँ पे आपका कोई एक डेडिकेटेड पाथ तो है नहीं। इसका मतलब आपके जो पैकेट्स हैं, आपके जो फ्रेगमेंट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट पाथ से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस केस में आपको कैसे पता चलेगा कि इस पैकेट को कहाँ पहुंचना है, तो वो बताने के लिए, वो इंडिकेट करने के लिए यहाँ पे क्या दिया जाता है, हमेशा हर पैकेट के साथ हेडर अटैच होता है। तो जो भी एमटीयू दिया होता है उस एमटीयू के अंदर आपका जो भी एमटीयू दिया है वो भी किस में डिवाइड होता है, आपके हेडर वाले पार्ट में और डेटा के पार्ट में। बेसिकली जैसे हमें पता है कि आईपी का मिनिमम हेडर कितना होता है, 20 बाइट का होता है। ठीक है ना, तो अगर हम 500 की बात करें तो हमारा 20 बाइट का तो हेडर होगा फ्रेगमेंट के अंदर, और 480 बाइट का डेटा वो कैरी कर सकता है, टोटल 500 बाइट का डेटा कैरी नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अगर आपका आईपी पैकेट यहाँ पे 1000 बाइट का है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 20 बाइट्स तो हेडर की है और 980 बाइट्स आपकी किसकी है, डेटा की है। यानी मुझे इस 980 बाइट्स को कैरी करना है विद दिस एमटीयू। ठीक है, तो हर जब इस 980 को आप डिवाइड करोगे तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा कि हर एमटीयू के अंदर क्या होता है, 20 बाइट का तो आपका हेडर आएगा, और उसके बाद जो रिमेनिंग बाइट्स बचेंगी वो आपके यहाँ पे डेटा की होंगी। ठीक है, और हम कोशिश करते हैं कि जो एमटीयू का साइज है हम उतना मैक्सिमम डेटा वहाँ पे पॉसिबल जितना हो उतना डेटा मैक्सिममली हम सेंड कर सकें। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल भी लिया है कि जैसे 1000 बाइट का डेटा है। ठीक है, और आपके पास जो एमटीयू का साइज है, ठीक है, एमटीयू का साइज है आपका 20 बाइट्स। इसका मतलब आप एमटीयू को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, अगर आपका 20 बाइट का हेडर है तो 2500 बाइट्स। ठीक है, ये आपका एक फ्रेगमेंट बनेगा, और हमें टोटल कितना डेटा कैरी करना है, 10,000 बाइट्स हमें कैरी करना है, सॉरी 1000 नहीं था ये, 10,000 बाइट्स है, 10,000 बाइट्स कैरी करना है। और एक एमटीयू जो है 2520 बाइट्स को कैरी कर सकता है, यानी कि 2520 बाइट्स को कैरी कर सकता है। तो फ्रेगमेंट क्या बनेगा, एक 2500 का बनेगा। ठीक है ना, ये आपका एक एमटीयू का साइज रहेगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको देखना है कि आपके कितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे, तो जो भी टोटल डेटा का साइज है, ठीक है, यहाँ पे टोटल डेटा, देखिए मैं डेटाग्राम की बात नहीं कर रही हूँ, या फिर प्रोटोकॉल डेटा यूनिट जो है वो तो पूरी कितनी है, हेडर प्लस डेटा, मैं सिर्फ डेटा की बात कर रही हूँ। तो जितना डेटा है वो आप यहाँ ले सकते हैं, डिवाइड करेंगे उसको, जितना एमटीयू कितना डेटा कैरी कर सकता है 2500, तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ पे सील फंक्शन लेते हैं तो 4 का सील कितना होता है, 4 ही होता है। इसका मतलब आपके कितने फ्रेगमेंट्स बनेंगे इस केस में, 4 फ्रेगमेंट्स बनेंगे, और चारों फ्रेगमेंट्स की यहाँ पे क्या होगा, देखो ये भी 2500 डेटा कैरी करेगा, ये भी 2500, 2500 एंड 2500, एंड ईच फ्रेगमेंट कैरी हेडर ऑल्सो। ठीक है, तो ये कितना डेटा हो गया, अगर आप इसको सम अप करेंगे तो हमारे पास कितना डेटा हो गया, 10,000 का डेटा हो गया। ठीक है, और ये बाइट्स के ओवरहेड हो गए। देखो हेडर का ओवरहेड का मतलब क्या होता है, देखो जब अगर आप सिंगल प्रोटोकॉल डेटा यूनिट अगर भेज पा रहे थे तो आपका सिर्फ एक ही हेडर कैरी हो रहा था, जबकि यहाँ पे क्या है, आपको क्योंकि 4 फ्रेगमेंट्स में आप आईपी पैकेट को भेजना चाह रहे हैं तो आपको 4 बार हेडर अटैच करना पड़ रहा है, तो एक हेडर। ठीक है, और टोटल आपका हेडर कितने आपको अटैच करने पड़े, 4, यानी कि 20 इंटू 4, इसको अगर आप माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 80 माइनस 20 60, तो 60 बाइट्स का आपका क्या है, हेडर का ओवरहेड। ठीक है, तो आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा, जो भी मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ इन पॉइंट्स पे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स कितने हैं, या फिर आपका हेडर का ओवरहेड कितना है। ठीक है, अगर एमटीयू दे रखा है तो उसको कैसे आप ब्रेक करते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंट्स निकालने के लिए कौन सी वैल्यूज डिवाइड होती हैं, ये सब बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पे बहुत नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस बन जाते हैं, और उस टाइम पे हमें क्या होता है, ये चीजें हम बड़े क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व कर पाते हैं, बट कई बार क्या होता है जब ये छोटे क्वेश्चन आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्हें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आगे देखिए हमने क्या लिखा है, आईपी फ्रेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डेटाग्राम इनटू फ्रेगमेंट्स ड्यूरिंग इट्स ट्रांसमिशन, ये हमने देखा ही। और ये किसके थ्रू डन होता है, बाय द इंटरमीडिएटरी डिवाइसेस, कौन सी, लाइक योर राउटर्स एट द डेस्टिनेशन होस्ट एट नेटवर्क लेयर। तो इंटरमीडिएटरी जो डिवाइसेस है लाइक राउटर हो गए, उसके बेसिस पे डन होता है। ठीक है, आपका जो ये फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। अब देखो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, अभी हमने बताया कि कोई भी अगर यहाँ पे सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, ठीक है, और यहाँ पे आपका ये नेटवर्क है, जब कोई सोर्स आईपी पैकेट भेज रहा है
इस नेटवर्क पे, तो इस नेटवर्क का अपना MTU होगा। MTU का मतलब क्या है? मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, यानी कि ये नेटवर्क मैक्सिमम कितना डेटा एक बार में सेंड कर सकता है, वो यहाँ पे इसका MTU डिफाइन होगा। ये क्या डिफाइन कर रहा है कि कितना मैक्सिमम का साइज का पैकेट आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो। अब अगर इस डेटा पैकेट की साइज, ठीक है, इस डेटा पैकेट का साइज MTU से ज्यादा हुआ, तो उस केस में क्या होगा? ये पूरा एक कंप्लीट डेटा पैकेट कभी भी स्पेस से ट्रेवल नहीं हो पाएगा, ठीक है। उस केस में आप क्या करोगे? आप इस डेटा पैकेट को कैसे डिवाइड करोगे? अकॉर्डिंग दिस MTU, कि कितना आपका MTU दे रखा है उस अकॉर्डिंगली आप इस पैकेट को डिवाइड करेंगे। फिर ये जो पैकेट्स डिवाइड होंगे, यानी कि जो ये फ्रेगमेंट्स होंगे, ये फ्रेगमेंट्स आपके क्या होंगे? फिर इस नेटवर्क पे ट्रेवल करेंगे और डिफरेंट पाथ से ट्रेवल करेंगे, इसलिए हर फ्रेगमेंट के साथ क्या अटैच होगा? हेडर। और फिर ये सब जब डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे तो डेस्टिनेशन पे क्या होगी? इनकी रीअसेंबली होगी, ठीक है। देखिए डेस्टिनेशन साइट पे ही हमेशा रीअसेंबली होती है, राउटर्स पे रीअसेंबली नहीं होती है। इसका रीजन अभी हम आगे जाके देखेंगे क्यों, लेकिन आई होप आपको फ्रेगमेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्या है वो समझ में आ गया कि क्यों हमें फ्रेगमेंटेशन करना होता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कैसे होता है फ्रेगमेंटेशन। जब भी कोई राउटर किसी भी डेटाग्राम को रिसीव करता है, ठीक है ना, कोई भी डेटाग्राम को जैसे वो रिसीव करता है तो उसको आगे भेजने से पहले क्या एग्जामिन करता है कि डेटाग्राम का साइज क्या है, जिस नेटवर्क में वो राउटर है उसका MTU कितना है, यानी कि वो एट अ टाइम मैक्सिमम कितना डेटा एक साथ भेज सकता है, और DF बिट कौन सी होती है? डोंट फ्रैगमेंट, ठीक है। देखो डोंट फ्रैगमेंट बिट क्या बताती है? अगर DF का मतलब है 1, इसका मतलब आप फ्रैगमेंट्स नहीं कर सकते, और DF का मतलब है अगर 0, तो इसका मतलब आप फ्रैगमेंट्स कर सकते हैं। देखो ये बिट जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बिट से और जो MTU का साइज है इसके बेसिस पे राउटर कुछ डिसीजंस लेता है, और वो डिसीजन 3 केसेस में डिवाइड किए जा सकते हैं, केस 1, केस 2 एंड केस 3। अगर हम केस 1 देखें, केस 1 क्या है? अगर डेटाग्राम का जो साइज है वो आपके MTU से छोटा है, यानी कि सपोज अगर MTU का साइज है 500 बाइट और आपका डेटाग्राम का साइज है 250 बाइट, तो ये तो कम हो गया इससे। इसका मतलब ये तो आप एक ही पैकेट में सेंड कर सकते हो, इसको तो और फ्रेगमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका नेटवर्क मैक्सिमम 500 बाइट्स भेज सकता है, बट आपका डेटा का साइज कितना है? 250 बाइट्स ही डेटा है, ठीक है ना। तो ये डेटा तो आपका इजीली कैरी हो जाएगा, तो आपको किसी फ्रेगमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इस जो भी राउटर होगा वो इस डेटा को ट्रांसमिट कर देगा एज इट इज, ठीक है। केस 2 क्या हो सकता है कि अगर जो डेटाग्राम है उसका MTU जो है, यानी कि अब आपका अगर केस रिवर्स है, आपका डेटा तो 500 बाइट्स का है, ठीक है, लेकिन आपका MTU 250 बाइट्स का ही है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक केस क्या है कि जो आपका DF बिट है, डोंट फ्रैगमेंट बिट, वो क्या है? 1। इसका मतलब क्या है? राउटर ने देखा डेटाग्राम का साइज जो है वो बड़ा है MTU से, बट राउटर ने एक चीज और क्या देखी कि जो DF बिट है, ठीक है, IPv4 हेडर जो दे रखा है उसकी जो DF बिट है अगर वो 1 सेट है, 1 सेट है, इसका मतलब आप इस डेटा को फ्रेगमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। डोंट फ्रेगमेंट अगर सेट 1 हो गई तो इसका मतलब आप इस पैकेट को या इस डेटाग्राम को नहीं कर सकते, फ्रेगमेंट नहीं कर सकते। तो इस केस में राउटर क्या करेगा? वो राउटर उस डेटाग्राम को डिस्कार्ड कर देगा, क्योंकि राउटर उसको एज अ होल पैकेट नहीं आगे सेंड कर सकता, तो वो सिंपली क्या करेगा? उसको डिस्कार्ड कर देगा। ये था केस नंबर 2। केस नंबर 3 देखिए, केस नंबर 3 में फर्स्ट तो यही है कि जो MTU है वो छोटा है आपके डेटाग्राम से, लेकिन इस केस में जो आपकी DF की बिट है वो क्या है? 0 का मतलब पैकेट कह रहा है कि अगर पैकेट का साइज बड़ा है MTU से तो आप उसको फ्रेगमेंट कर दीजिए। तो इस केस में क्या होगा? राउटर जो है फ्रेगमेंट्स को डिवाइड कर देगा, ठीक है, और वो फ्रेगमेंट्स कैसे होंगे? या तो लेस देन होंगे या इक्वल टू होंगे आपके MTU के। उसके बाद क्या होगा? राउटर जो है IP हेडर, ये मैंने आपको बता ही दिया, जितने भी फ्रेगमेंट्स बनेंगे हर फ्रेगमेंट्स पे आपका हेडर भी अटैच होगा, और एक सेकेंड, जितने भी आपके पैकेट डिवाइड होके फ्रेगमेंट्स बने, क्योंकि वो फ्रेगमेंट्स भी बेसिकली क्या होते हैं? इटसेल्फ एक IP पैकेट ही होते हैं, तो हर फ्रेगमेंट के साथ आपका हेडर भी आएगा और डेटा भी आएगा, चाहे कितने भी फ्रेगमेंट्स बने, हर फ्रेगमेंट के साथ ये कंपलसरी है कि हेडर भी अटैच होगा और डेटा भी अटैच होगा। उसके बाद क्या लिखा है? देन राउटर ट्रांसमिट्स ऑल द फ्रेगमेंट्स ऑफ द डेटाग्राम, और उसके बाद राउटर क्या करता है? उन फ्रेगमेंट्स को आगे ट्रांसमिट कर देता है। यहाँ तक कंप्लीट है। ये केस 3, तो हमारा जो फ्रेगमेंटेशन का केस है वो कौन सा केस है? केस 3। केस 3 वाले केस में हमें क्या करना है? IP पैकेट्स का फ्रेगमेंटेशन करना है, ठीक है।
तो अब देखते हैं ये कैसे होता है। ये अभी हमने कॉन्सेप्चुअली तो समझ लिया कि कैसे होता है। अब राउटर ये डिसीजंस कैसे लेता है वो हम देखते हैं। क्या राउटर चीजें चेंजेस करता है, ठीक है ना। जब फ्रेगमेंटेशन का केस बनता है उस केस में क्या होता है, राउटर मेक्स द फॉलोइंग चेंजेस इन आईपी हेडर ऑफ ईच फ्रेगमेंट। हर फ्रेगमेंट का जो आईपी हेडर है उसके अंदर राउटर जो है वो कुछ चेंजेस करेगा। वो क्या चेंजेस करेगा, एक तो जो भी फ्रेगमेंट है उसकी टोटल लेंथ फील्ड को चेंज करेगा, क्योंकि अब डेटा के जो साइज है वो चेंज हो गया, तो यहाँ पे टोटल लेंथ फील्ड भी जो होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि टोटल लेंथ फील्ड क्या होता है, जो आपका हेडर का साइज है प्लस आपका डेटा का साइज। तो क्योंकि फ्रेगमेंटेशन की वजह से डेटा का साइज चेंज हो गया, तो हर फ्रेगमेंट के अंदर आपका टोटल लेंथ फील्ड चेंज होगा। उसके बाद एक बिट होती है एमएफ बिट। एमएफ बिट का मतलब होता है मोर फ्रेगमेंट। ये बिट क्या बताती है कि अगर जब भी कोई पैकेट्स पहुंच रहे हैं, जब भी कोई फ्रेगमेंट किसी राउटर पे पहुंच रहा है या डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है, तो डेस्टिनेशन देखते हैं कि क्या इसके और फ्रेगमेंट्स आने हैं। अगर और फ्रेगमेंट्स आने हैं तो उस रिलेटेड डेटा, उस रिलेटेड फ्रेगमेंट का जो मोर फ्रेगमेंट बिट है वो क्या हो जाती है 1। 1 का मतलब क्या है कि ये फ्रेगमेंट जो है एक फ्रेगमेंट है और इसके और ज्यादा फ्रेगमेंट्स, मतलब इसके और भी फ्रेगमेंट्स अभी आने बाकी हैं, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम्पल से और समझ में आ जाएगा। लेकिन जो लास्ट फ्रेगमेंट होता है, यानी कि सपोज आपका एक आईपी पैकेट था, उसको आपने 4 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया, तो आपकी जो फर्स्ट से लेके जो लास्ट, सेकंड लास्ट तक के जितने भी फ्रेगमेंट्स होते हैं उनकी एमएफ बिट तो क्या होगी 1। इसकी 1 होगी, इसकी भी 1 होगी, इसकी 1 होगी। लेकिन लास्ट फ्रेगमेंट की जो मोर फ्रेगमेंट वाली बिट होती है वो क्या होती है 0। ये क्या इंडिकेट करती है, दैट दिस इज द लास्ट फ्रेगमेंट। इस फ्रेगमेंट के बाद और डेटा का कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं हुआ है। तो ये बिट क्या इंडिकेट करेगी, जो लास्ट फ्रेगमेंट है उसकी एमएफ बिट क्या इंडिकेट करेगी, दैट दिस इज द लास्ट फ्रेगमेंट। तो लास्ट वाले फ्रेगमेंट को छोड़ के बाकी जितने भी फ्रेगमेंट्स उनकी बिट्स कितनी होती है 1। ओके। इसके बाद क्या है, तो लास्ट फ्रेगमेंट की बिट को 0 सेट करेगा और बाकी सारे फ्रेगमेंट्स की बिट को 1 सेट करेगा। उसके अलावा एक क्या सेट करता है, फ्रेगमेंट की ऑफसेट फील्ड वैल्यू। ऑफसेट वैल्यू क्या बताता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ बाइट्स आर अहेड विथ फ्रॉम दिस फ्रेगमेंट, ठीक है। तो ये भी अभी हम एग्जांपल के तौर पे देखेंगे क्या होता है इस ऑफसेट का मतलब। और ऑल्सो ये क्या कैलकुलेट करेगा, हेडर का चेकसम भी कैलकुलेट करेगा, ठीक है। तो देखो कितनी चीजें, यहाँ पे भी एक एमसीक्यू बन जाता है कई बार जब फ्रेगमेंटेशन होता है, तो राउटर्स के आईपी हेडर के अंदर क्या क्या चेंज करता है। तो देखो टोटल लेंथ चेंज करता है, एमएफ बिट चेंज होती है, ठीक है ना, आपका ऑफसेट फील्ड वैल्यू चेंज होती है और आपका हेडर चेकसम चेंज होता है, ठीक है। अब देखिए कुछ रूल्स हैं। अमाउंट जो होता है डेटा का, कि एक फ्रेगमेंट में कितना डेटा जो है, कितना अमाउंट ऑफ डेटा सेंड करना है, वो कैसे चूज किया जाता है। ये आपका, आप कोशिश करते हैं कि एमटीयू का जो साइज है, ठीक है, एमटीयू का जो भी साइज है उसमें आप मैक्सिमम उतना डेटा आप वहां पे भेज सके। जितना एमटीयू का साइज है उससे लेस देन और इक्वल टू एमटीयू, जितना भी लार्ज पॉसिबल हो उतना आप सेंड कर सकें। और ये किसके मल्टीपल होना चाहिए, 8 के, ठीक है। 8 के क्यों, ताकि हमने जो ऑफसेट फील्ड वैल्यू है वो हमें प्योर डेसिमल वैल्यू मिल पाए। अब देखो इसका प्रॉब्लम यहाँ पे क्या, क्यों ऐसे लिखते हैं कि मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए। आपने कई जगह देखा होगा कि यहाँ पे कहते हैं कि जब भी हम ऑफसेट फील्ड की जो भी वैल्यू दे रखी है उसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और वहां से जो भी वैल्यू आती है उतने नंबर ऑफ बाइट्स जो होते हैं वो अहेड होते हैं उस फ्रेगमेंट के। बट यहाँ पे ये 8 क्यों लिया जाता है, इसको आप इस तरीके से समझिए। जो आपका ऑफसेट फील्ड वैल्यू होती है, ठीक है, वो होती है आपकी 13 बिट की, ठीक है। लेकिन जो आपका टोटल लेंथ है, जो आपका IPv4 हेडर है उसके अंदर जो टोटल लेंथ है वो कितना हो सकता है, 16 बिट का होता है, ठीक है ना। आपका जो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो कितने बिट्स का होता है, 16 बिट्स का। इसका मतलब मैक्सिमम डेटा कितना सेंड हो सकता है, 2 पावर 16, जो कितना होगा 65536, ठीक है। अब इस डेटा को आपको किस में एडजस्ट करना है, ऑफसेट के अंदर एडजस्ट करना है, और ऑफसेट हमारा कितना है 13 बिट्स का ही है। तो आप 2 की पावर जो 16 का डेटा है उसको 13 बिट्स में कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, एडजस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि 16 जो है वो ग्रेटर है 13 से। तो आप यहाँ पे क्या आते हैं, कितना अंतर आ रहा है, यहाँ पे 16 बिट्स इसकी है माइनस 13 बिट्स है, तो कितना अंतर आ रहा है, 3 बिट्स का अंतर आ रहा है, ठीक है। और 2 पावर 3 अपन लेते हैं तो कितना आता है, 8 आता है, ठीक है। तो ये वाला 8 जो है ये हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और जब हम ऑफसेट की वैल्यू निकालते हैं तब हम डिवाइड करते हैं, जिससे कि जो ये वाला हमारा डिफरेंस है इसको हम कवर कर सकें।
तो जब भी ऑफसेट निकालना है तब तो हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा डेटा का साइज है उसको डिवाइड बाय 8 कर देते हैं। और जब हमें ऑलरेडी ऑफसेट दे रखा है और उससे हमें निकालने की कितने नंबर ऑफ बाइट्स आपके अहेड हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस ऑफसेट वैल्यू से जो भी ऑफसेट की वैल्यू आती है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 से, तो हमारे को पता चल जाता है कि कितने डेटा बाइट जो हैं अहेड हैं आपके उस फ्रेगमेंट से। ठीक है, डोंट वरी, आपको जितना समझ में आ रहा है आप कोशिश कीजिए। इसके अलावा हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे ये चीज क्या है। अदरवाइज क्योंकि अगर आपने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी इनके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करवाए हैं। ये एक तरीके से मैं एक बार वापस से थोड़ा सा आपको इसका एक व्यू दे रही हूँ कि किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन होता है और इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये आगे समझ में क्या कह रहे हैं, इट इज नॉट, लेकिन देखो इसमें एक चीज क्या है, जो हमने ये रूल बताया ना 8 वाला, उसके अंदर क्या, इट इज नॉट कंपलसरी फॉर द लास्ट फ्रेगमेंट टू कंटेन द अमाउंट ऑफ डेटा दैट इज मल्टीपल ऑफ 8। क्यों? क्योंकि जो लास्ट फ्रेगमेंट है उसके बाद आपका कोई और फ्रेगमेंट आना नहीं है, तो आपको इस फ्रेगमेंट की जो है वैल्यू वो आपको जरूरत नहीं पड़ती किसी भी चीज को डिसाइड करने के लिए, इसलिए ये जरूरी नहीं है कि आपका मल्टीपल ऑफ 8 हो, लेकिन इससे पहले वाले जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं वो आपके मल्टीपल ऑफ 8 होने चाहिए। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि सोर्स साइड डज नॉट रिक्वायर फ्रेगमेंटेशन। वाई? क्योंकि आपका सेगमेंटेशन ऑलरेडी हो जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर के द्वारा। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या देखता है, डेटाग्राम की डेटा लिमिट एंड फ्रेम की डेटा लिमिट, और इसके बेसिस पे क्या परफॉर्म करता है, सेगमेंटेशन परफॉर्म करता है, ताकि जो भी डेटाग्राम है वो इजीली एक फ्रेम के अंदर फिट हो सके। इसलिए आपको सोर्स साइड पे कोई फ्रेगमेंटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, दूसरा क्या चीज है, जो डेटाग्राम से सेम सोर्स से टू द सेम डेस्टिनेशन। ठीक है, कोई भी डेटाग्राम है, ठीक है, वो एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे डिफरेंट रूट ले सकते हैं ट्रैवल करने के लिए। फ्रैगमेंट ऑफसेट फील्ड वैल्यू जो है स्टार्ट कहाँ से होगी, 0 से। 0 का यानी का मतलब क्या हुआ, जो फर्स्ट फ्रैगमेंट है उसकी ऑफसेट फील्ड वैल्यू 0 होगी, क्योंकि ऑफसेट फील्ड वैल्यू क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा जो भी है इस पैकेट का वो अहेड है इस फ्रैगमेंट से। तो अगर ये फर्स्ट फ्रैगमेंट है, ठीक है, तो फर्स्ट फ्रैगमेंट से आगे तो कोई डेटा है ही नहीं, तो इसलिए इसकी ऑफसेट फील्ड वैल्यू कितनी होगी, हमेशा फर्स्ट फ्रैगमेंट की होगी 0। इसके अलावा हमने क्या देखा, जो मोर फ्रैगमेंट वाली बिट है MF, वो 1 होगी कहां से, फर्स्ट फ्रैगमेंट से लेके सेकंड लास्ट फ्रैगमेंट तक, लेकिन लास्ट फ्रैगमेंट की मोर फ्रैगमेंट बिट क्या होगी, 0। ओके, इसके अलावा एक हमने क्या देखा था, जब भी कोई डेटाग्राम राउटर पे पहुंचता है तो राउटर क्या चेक करता है, अगर मोर फ्रैगमेंट की बिट की वैल्यू 1 है और ऑफसेट फील्ड वैल्यू 0 है, तो ये कौन सा फ्रैगमेंट है, फर्स्ट फ्रैगमेंट। अभी मैंने बताया ऑफसेट वैल्यू जो है फर्स्ट फ्रैगमेंट की क्या होती है, 0 होती है। दूसरा क्या है, अगर मोर फ्रैगमेंट बिट की वैल्यू है 1 और ऑफसेट वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ नंबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस फ्रैगमेंट से आगे और भी कोई फ्रैगमेंट्स रहे होंगे जिनमें नंबर ऑफ बाइट्स आप बता रहे हो, ठीक है, उनकी नंबर ऑफ बाइट्स आप यहाँ पे बता रहे हो। इसका मतलब ये किस तरीके का फ्रैगमेंट बन गया, आपका इंटरमीडिएटरी फ्रैगमेंट। ठीक है, क्योंकि देखो हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आप देखिए, जैसे सपोज ये आपकी 4 फ्रैगमेंट्स हैं, इनकी मोर फ्रैगमेंट की बात करें तो ये 1, ये सॉरी ये भी 1, ये 1 और ये 0। और अगर हम इसके ऑफसेट की बात करें तो फर्स्ट वाले फ्रैगमेंट का ऑफसेट तो होता है 0, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो ये क्या बताते हैं कि ये कौन से राउटर्स हैं, आपके इंटरमीडिएटरी राउटर्स है, अगर इनकी वैल्यूज नॉट इक्वल टू 0 है। दूसरा क्या है, अगर मोर फ्रैगमेंट की वैल्यू 0 है, यानी कि मोर फ्रैगमेंट की वैल्यू 0 है और ऑफसेट वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस केस में ये कौन सा फ्रैगमेंट हो जाएगा, आपका लास्ट फ्रैगमेंट। ठीक है, और लास्ट केस क्या है, अगर मोर फ्रैगमेंट भी 0 है और ऑफसेट भी 0 है, तो ये एक तरीके से क्या हो गया कि कोई फ्रैगमेंटेशन नहीं है। ठीक है, यानी कि एक सिंगल डेटा है, कोई यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन नहीं हुआ है, क्योंकि ऑफसेट वैल्यू भी 0 है और मोर फ्रैगमेंट भी 0 है। और इसके देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पॉइंट है, आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ऑल द फ्रैगमेंट्स इज सेम एज दैट ऑफ द ओरिजिनल डेटाग्राम। दिस इज टू आइडेंटिफाई ऑल द फ्रैगमेंट्स ऑफ द सेम डेटाग्राम व्हाइल रीअसेंबलिंग देम। देखो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ये आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है ये सेम होगा, चाहे आपने एक आईपी पैकेट को अगर कितने भी पैकेट्स में अगर आपने कितने भी फ्रैगमेंट्स यहाँ पे डिवाइड किया, हर एक फ्रैगमेंट का जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो सेम होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या बताता है, ये आइडेंटिफिकेशन नंबर बताता है कि जितने भी फ्रैगमेंट्स हुए हैं ये सेम ही डेटाग्राम को फॉलो
कर रहे हैं, यानी कि सेम ही डेटाग्राम को बिलोंग कर रहे हैं, इसलिए सबका आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम होगा। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में आ जाए कि एक का आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया है और आपसे कोई से भी नंबर ऑफ फ्रेगमेंट का, सेम डेटाग्राम के कोई भी नंबर ऑफ फ्रेगमेंटेशन का आइडेंटिफिकेशन नंबर पूछ लिया जाए तो दोनों हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखो, कंसिडर अ डेटाग्राम goes through a path where different intermediary having a different bandwidth, यानी कि एक डेटाग्राम है जो कि पाथ फॉलो कर रहा है जहाँ पे अलग अलग जो इंटरमीडिएटरीज है उनकी बैंडविड्थ क्या है, डिफरेंट है। तो उस केस में जब भी आप थ्रूपुट कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो आप कौन सा बैंडविड्थ कंसीडर करोगे, जितने भी बैंडविड्थ दे रखे हैं उसमें से जो भी मिनिमम बैंडविड्थ होगा उसको यहाँ पे कंसीडर करा जाएगा। क्यों? क्योंकि किस तरीके से वर्क करता है, इसकी बॉटल नेक की तरह वर्क करता है। ठीक है, सिंस इट एक्ट एज अ बॉटल नेक। तो डेटाग्राम अगर ऐसे तरीके से ट्रैवल कर रहा है कि जितने भी इंटरमीडिएटरीज हैं उनकी बैंडविड्थ जो है डिफरेंट है, तो जब भी आप थ्रूपुट कैलकुलेट करोगे तो थ्रूपुट के केस में जब आप बैंडविड्थ फाइंड आउट करना चाहते हो तो उसमें कौन सा बैंडविड्थ कंसीडर करोगे, जो मिनिमम बैंडविड्थ होगा जितनी भी बैंडविड्थ दे रखी है उसमें से। इसका मैंने आगे एक क्वेश्चन भी लिया है, उससे आपको और इजीली क्लियर होगा। नेक्स्ट देखो, फ्रेगमेंटेशन कहाँ पे डन होता है, इंटरमीडिएटरी डिवाइसेस, यानी कि राउटर्स जो होते हैं जब वो डिसीजन लेते हैं वहां पे आपका फ्रेगमेंटेशन डन होता है। और जो रीअसेंबली होती है वो कहाँ पे डन होती है आपकी, जब आप डेस्टिनेशन पे वो फ्रेगमेंट पहुंच जाता है उसके बाद आपकी रीअसेंबली होती है। रीअसेंबली आप राउटर पे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम कह रहे हैं कि जो फ्रेगमेंट्स है वो डिफरेंट पाथ जो है ट्रेवल कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि एक राउटर पे सारे फ्रेगमेंट्स आए हों। ठीक है, कुछ फ्रेगमेंट्स सपोज इस राउटर पे आए हों, कुछ फ्रेगमेंट्स इस राउटर पे आए हों, तो आप किसी भी राउटर पे आप रीअसेंबली नहीं कर सकते, राउटर सिंपली उसको फॉरवर्ड कर देता है। रीअसेंबली आपकी कहाँ पे होगी, रीअसेंबली होगी आपकी डेस्टिनेशन के ऊपर। ठीक है, और भी क्या एक चीज हो सकता है कि सपोज कोई डेटाग्राम यहाँ से फॉरवर्ड हुआ, ठीक है, जब ये इस राउटर पे पहुंचा तो इस राउटर पे ये फ्रेगमेंट ने देखा कि ये फ्रेगमेंट का साइज अभी भी बड़ा है एमटीयू के साइज से, इस राउटर के एमटीयू से। ठीक है, तो उस केस में आपको इस फ्रेगमेंट को और क्या करना पड़ सकता है, रीफ्रेगमेंट भी करना पड़ सकता है। ठीक है, इसलिए राउटर्स पे रीअसेंबली नहीं होती। ठीक है, अब एक चीज और है कि सपोज ये हमारा डेटा पैकेट था जिसको हमने फ्रेगमेंट्स किया। अब सपोज ये वाला जो फ्रेगमेंट है ये किसी राउटर पे गया, जिस राउटर का जो एमटीयू साइज है वो इस फ्रेगमेंट के साइज से कम है, तो उस केस में इस फ्रेगमेंट को क्या करना पड़ेगा, वापस से आपको रीफ्रेगमेंट, यानी कि इसको और छोटा ब्रेक करना होगा। तो उस केस में आप ध्यान रखना, जब फ्रेगमेंट जो है रीफ्रेगमेंट होता है तो इसका जो फर्स्ट फ्रेगमेंट है उसकी जो ऑफसेट वैल्यू है वो कौन सी होगी, जो आपका एक्चुअल ओरिजिनल फ्रेगमेंट था उसकी। ठीक है, इसी तरीके से जो इसके लास्ट फ्रेगमेंट है उसकी एमएफ बिट क्या होगी, उसकी एमएफ बिट 0 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी और भी फ्रेगमेंट्स बच रहे हैं, तो उसकी एमएफ बिट क्या होगी, जो भी आपका एक्चुअल फ्रेगमेंट था जिसको आपने ब्रेक किया उसकी जो एमएफ बिट होगी वही लास्ट फ्रेगमेंट की एमएफ बिट होगी। और ऑफसेट फील्ड वैल्यू जो है फर्स्ट फ्रेगमेंट की वो क्या होगी, जो भी आपकी एक्चुअल फ्रेगमेंट की ऑफसेट वैल्यू थी वो, क्योंकि यहाँ पे ऑफसेट वैल्यू 0 नहीं रख सकते। इसके आगे भी सपोज यहाँ पे कोई फ्रेगमेंट्स रहे होंगे तो आपको वही वैल्यू यहाँ पे रखनी, तो डायरेक्टली 0 अज्यूम नहीं करना, यहाँ पे जो भी इस फ्रेगमेंट की ऑफसेट वैल्यू होगी वो यहाँ पे आपकी आ जाएगी। ओके, अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं। इन द ट्रांसफर ऑफ फाइल्स बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट, यानी सोर्स से डेस्टिनेशन में हम कुछ फाइल्स को जो है ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, और उस केस में जो ट्रांसमिशन रेट है लॉन्ग द पाथ अलग अलग है। देखो बैंडविड्थ क्या है, एक 10 Mbps है, एक 20 Mbps है, एक 30 Mbps और एक 40 Mbps है। तो इस केस में जो आप थ्रूपुट करोगे कैलकुलेट, तो उस केस में कौन सी बैंडविड्थ आप कंसीडर करोगे, अभी मैंने आपको बताया कि कौन सी करेंगे, जो भी मिनिमम बैंडविड्थ होगी इन चारों में से। तो इन चारों में से मिनिमम बैंडविड्थ कौन सी है, 10 Mbps, क्योंकि ये किस तरीके से वर्क करेगी, बॉटल नेक की तरह वर्क करेगी। ठीक है, तो इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है जिसमें डिफरेंट बैंडविड्थ दे रखी है और आपको थ्रूपुट चाहिए, तो उस केस में कौन सी बैंडविड्थ कंसीडर होती है, जो भी मिनिमम बैंडविड्थ होगी वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए हमने कितना सारा कुछ डिस्कस किया। अगर हम एक कंक्लूजन निकालना चाहें, ठीक है ना, अगर हम एक छोटे तौर पे इस चीज को रिकॉल करना चाहें, कभी भी जब भी हमें एग्जाम्स के लिए देखना है तो हम क्या क्या देखेंगे, एक तो किसी भी डेटाग्राम को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो डेटाग्राम फ्रेगमेंट है या नहीं, उसके लिए आप उसकी एमएफ बिट को और ऑफसेट बिट को देख लीजिए। अगर एमएफ बिट की वैल्यू 1 है और ऑफसेट जो है वो अदर देन 0 है तो डेटाग्राम क्या है, आपका फ्रेगमेंटेड है। ठीक है, और किसी आइडेंटिफाई करने के लिए कि जितने भी फ्रेगमेंट्स है वो किसी एक ही डेटाग्राम को बिलोंग कर रहे हैं, हम क्या देखेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर देखेंगे, आइडेंटिफिकेशन आईडी। क्यों? क्योंकि जो आइडेंटिफिकेशन आईडी है वो सारे फ्रेगमेंट्स के लिए सेम होती है, तो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं किसी एक ही सेम डेटाग्राम को बिलोंग कर रहे हैं।
फर्स्ट फ्रेगमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या देख सकते हैं, उसकी ऑफसेट वैल्यू। अगर ऑफसेट वैल्यू 0 हुई, ठीक है, तो वो कौन सा फ्रेगमेंट होगा, फर्स्ट फ्रेगमेंट। बट यहाँ पे ये ध्यान रखना मोर फ्रेगमेंट भी 1 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर सबसीक्वेंट्स मतलब फर्स्ट फ्रेगमेंट के बाद वाले जितने भी फ्रेगमेंट्स के अगर डिटेल्स चाहिए तो उसके लिए हम उसकी टोटल लेंथ, हेडर लेंथ और ऑफसेट वैल्यू को चेक करेंगे। ओके, टू फाइंड द फर्स्ट बाइट ऑफ फ्रेगमेंट, ठीक है। अगर फर्स्ट बाइट चेक करनी है फ्रेगमेंट की, तो जो भी उसकी ऑफसेट वैल्यू है, उस फ्रेगमेंट की जो भी ऑफसेट वैल्यू है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 8 से, ठीक है। तो वो क्या रिजल्ट दे देगी आपको, उसका जो उसकी जो भी फर्स्ट बाइट होगी उसका रिजल्ट वो आपको यहाँ पे दे देगी, ठीक है। और अगर लास्ट फ्रेगमेंट आइडेंटिफाई करना है तो कैसे कर सकते हैं, लास्ट फ्रेगमेंट की हमने क्या देखा, मोर फ्रेगमेंट बिट क्या होती है, 0। तो अगर मोर फ्रेगमेंट बिट अगर 0 हुई तो वो कौन सा फ्रेगमेंट होगा, आपका लास्ट फ्रेगमेंट। बट यहाँ पे ध्यान रखना जो ऑफसेट वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल टू 0 भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमने कंक्लूजन निकाला। अब आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो आपके यहाँ पे हम फ्रेगमेंट से भी लेंगे, लेकिन पहले हम थोड़े से आईपी हेडर के क्वेश्चंस देखते हैं और फिर जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसके अंदर हम इसके और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो प्लीज वीडियो में अभी बने रहिएगा, इसके अंदर काफी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हेल्पफुल होंगे आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कह रहा है, एक डेटाग्राम है जो क्या कैरी कर रहा है, 1024 बाइट्स ऑफ डेटा, यानी कि डेटा कितना दे रखा है हमें, 1024 बाइट्स का डेटा कैरी कर रहा है। कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है, इफ देयर इज नो ऑप्शन इन्फॉर्मेशन। तो इस केस में क्या होता है, अगर कोई ऑप्शन, नो ऑप्शन वाला इन्फॉर्मेशन है, यानी कि आपका हेडर का साइज कितना हो जाएगा उस केस में, जो भी IPv4 का मिनिमम हेडर साइज होता है वो कितना होता है, 20 बाइट्स। तो हमें क्या बताना है कि हेडर लेंथ की फील्ड वैल्यू, यानी कि HLEN जो हमारा IPv4 में होता है, ठीक है। यहाँ पे एक बार मैं आपको हेडर दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये हेडर होता है, इसके अंदर जो HLEN वाली बिट होती है ना, हेडर लेंथ बिट, ये पूछ रहे हैं कि इसका क्या वैल्यू है, ठीक है ना, इस हेडर लेंथ की वैल्यू कितनी है। और एक चीज और हमसे क्या पूछी गई है कि टोटल लेंथ कितनी है, ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है। तो हेडर लेंथ कैसे निकलेगी, जो भी हेडर साइज दे रखा है 20 बाइट, उसको आप किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से, क्योंकि स्केल ऑफ 4 से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो हेडर लेंथ तो हो गई आपकी 5। और टोटल लेंथ क्या होता है, जितना भी आपका हेडर का साइज है प्लस आपका जो भी डेटा का साइज है। तो हेडर का साइज कितना है, 20 बाइट्स, क्योंकि नो ऑप्शन वाला है यहाँ पे कंडीशन। और डेटा साइज कितना है आपका, 1024 बाइट्स। दोनों को सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1044 बाइट्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, अ होस्ट इज सेंडिंग 100 डेटाग्राम्स टू अनदर होस्ट, ठीक है। एक होस्ट है जो कि कितने डेटाग्राम सेंड कर रहा है, 100 डेटाग्राम सेंड कर रहा है, 100 डेटाग्राम। देखिए यहाँ पे ध्यान देना, फ्रेगमेंटेशन नहीं है, 100 डेटाग्राम्स यानी कि अलग अलग डेटा है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है कि जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, फर्स्ट डेटाग्राम का आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि यहाँ पे अगर हम स्टार्ट करें तो ये 1 2 3 4 एंड अप टू सोन कितने डेटाग्राम से, 100 डेटाग्राम से, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट करें 1 2 3 4 और अप टू सोन हमारे पास कितने डेटाग्राम से, 100 डेटाग्राम से। ये कह रहा है कि जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है फर्स्ट डेटाग्राम का वो क्या है, 1024 आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये। तो हमें बताना है कि लास्ट वाले डेटाग्राम का आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा। देखो, जब एक ही डेटाग्राम के मल्टीपल फ्रेगमेंट्स बनते हैं तब तो आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम रहता है, लेकिन यहाँ पे कोई फ्रेगमेंटेशन की बात नहीं हो रही। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि एक सेंडर है, यानी कि एक होस्ट है जो दूसरे होस्ट को 100 डेटा भेजना चाहता है, अलग अलग डेटा है, ठीक है ना, 100 डेटा भेजना चाहता है। उसने एक डेटाग्राम, जो फर्स्ट डेटाग्राम है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर तो असाइन कर दिया 1024। अभी पूछ रहा है कि जो 100th डेटाग्राम है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होगा। तो देखो, जब आइडेंटिफिकेशन नंबर्स असाइन होते हैं, ठीक है, वो कैसे दिए जाते हैं, सीक्वेंस में दिए जाते हैं, यानी कि 1024, फिर सेकंड का क्या हो जाएगा 1025, फिर 1026 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो फर्स्ट का तो आप दे ही चुके हो, है ना, हमें इसका फाइंड करना है। तो कितने पैकेट्स बचे, कितने डेटाग्राम्स बचे, 99। तो इसका आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या हो जाएगा, 1024 में अगर 99 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 1123, यानी कि 100 किस पे आएगा, 1123 पे। यहाँ पे आप ये ध्यान रखना, यहाँ पे 99 क्यों किया है, क्योंकि फर्स्ट वाला जो पैकेट है इसका तो ऑलरेडी हमें आइडेंटिफिकेशन नंबर दे रखा है। इसके बाद हमें इस वाले पैकेट का फाइंड आउट करना है। तो ये पैकेट कौन से नंबर पे है, यहाँ से 99th नंबर पे है और सीक्वेंस में दिए जाते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसलिए यहाँ पे मैंने 99 से इसको प्लस किया है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक डेटाग्राम है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे आपने क्या करा, डेटाग्राम को, एक डेटाग्राम था जिसको आपने डिवाइड कर दिया 10 फ्रेगमेंट्स में, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यहाँ ऊपर बना लेते हैं 8 9 एंड 10। अब यहाँ पे देखिए पहले वाले केस में हम क्या कर रहे थे, हमारे 10 अलग अलग डेटाग्राम्स थे। यहाँ पे एक डेटाग्राम तो एक ही है, लेकिन इसको किस में डिवाइड कर दिया, 10 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है फर्स्ट फ्रेगमेंट का क्या है 2091, तो ये पूछ रहा है आइडेंटिफिकेशन नंबर लास्ट फ्रेगमेंट का क्या होगा। अब ये क्योंकि जितने भी फ्रेगमेंट्स हैं ये सेम ही डेटाग्राम को बिलोंग कर रहे हैं और इस डेटाग्राम का भी आइडेंटिफिकेशन नंबर यही है, तो हमने क्या पढ़ा था, जितने भी फ्रेगमेंट्स होते हैं उन सभी फ्रेगमेंट्स का आइडेंटिफिकेशन नंबर सेम होता है, क्योंकि वो इंडिकेट करता है कि वो एक पर्टिकुलर डेटाग्राम को बिलोंग कर रहे हैं, सेम डेटाग्राम को। तो जो 10th है आपका, जो लास्ट फ्रेगमेंट है, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर भी क्या होगा 2091। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका 2091 इज द आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ द लास्ट फ्रेगमेंट। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको। वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब आपको क्या दे रखा है, एक आईपी पैकेट है जिसके अंदर हेडर लेंथ दे रखी है। अब लेकिन यहाँ पे आप देखिए जो हेडर लेंथ दे रखी है 6, ये किस फॉर्मेट में दे रखी है, हेक्साडेसिमल में। और जो टोटल लेंथ है वो कितनी दे रखी है, टोटल लेंथ दे रखी है 0038, और ये भी किस में दे रखी है आपको 16, यानी कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। ये x16 का मतलब क्या है कि ये दोनों नंबर किस में है, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। हमें क्या बताना है कि कितने नंबर ऑफ बाइट्स का डेटा जो है वो कैरी हो रहा है इस पैकेट से। तो देखो टोटल लेंथ जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हेडर का साइज प्लस डेटा साइज। हमें क्या निकालना है, डेटा का साइज हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल लेंथ माइनस हेडर साइज। अब यहाँ पे आप देखिए क्योंकि टोटल लेंथ और हेडर लेंथ दे रखी है, हेडर साइज तो अभी दे भी नहीं रखा है, हेडर साइज तो अभी हमें निकालना होगा। तो पहले इस हेडर लेंथ को हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, डेसिमल में, ठीक है। तो 6 का अगर आप हेक्साडेसिमल है इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 16 पावर 0 से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि फर्स्ट ही डिजिट है, ठीक है। तो ये तो कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। और इसका अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 8 तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 पावर 0 से, प्लस 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 16 पावर 1 से। तो 16 3 से कितना होता है 48, प्लस 16 पावर 0 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू 8 कितना होगा 8, तो 48 प्लस 8 अगर आप करेंगे तो कितने बाइट्स आ जाएंगे 56 बाइट्स। और हेडर लेंथ आपकी 6 निकली है, अगर हेडर साइज आपको निकालना है तो वो कितना होगा 6 इंटू 4 मीन्स 24 बाइट्स। अब यहाँ पे ये जो हमने किया वो क्या किया, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करा है। तो इस तरीके से करते हैं, अगर हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 16 की पावर से मल्टीप्लाई करवाते जाते फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड, ठीक है। तो अब देखिए अब मेरे पास हेडर का साइज भी आ गया और मेरे पास टोटल लेंथ भी आ गई, ठीक है। टोटल लेंथ तो हमारी कितनी है 56 बाइट्स और हेडर साइज कितना है 24। कैसे आया, 6 आपकी हेडर लेंथ थी, हेडर साइज निकालने के लिए इसको 4 की स्केल से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 24। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 32 बाइट्स, ओके। तो ये आपका आंसर आ जाएगा डेटा का, ठीक है। हमसे ये पूछा है कितने नंबर ऑफ बाइट्स ऑफ डेटा आप कैरी कर सकते हो, 32 बाइट्स का डेटा कैरी किया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, एक डेटाग्राम है। डेटाग्राम का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, डेटा बोला जाए और डेटाग्राम बोला जाए दोनों चीजें अलग हैं। डेटाग्राम का मतलब क्या हुआ कि इसमें हेडर भी है और इसमें डेटा भी है। सिर्फ डेटा बोला जाए तो क्या होता है वो ओनली डेटा। डेटाग्राम का मतलब है हेडर भी है और डेटा भी है, और इसका टोटल साइज कितना दे रखा है 824 बाइट्स। अब देखिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ डेटाग्राम ऑफ साइज 824 बाइट्स हैज अराइव्ड इन विच द ऑफसेट वैल्यू इज 100। ऑफसेट वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 100, इसकी ऑफसेट वैल्यू दे रखी है 100, ठीक है। तो हमें इसमें बताना है कि जो नंबर ऑफ द फर्स्ट बाइट है और लास्ट बाइट है वो क्या है। इस डेटाग्राम का जो फर्स्ट बाइट है उसका नंबर क्या है और जो लास्ट बाइट है उसका नंबर क्या है। एक चीज और क्या दे रखी है, हेडर लेंथ दे रखी है 6। हेडर लेंथ अगर 6 है तो हेडर साइज कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू 4 यानी 24 बाइट्स।
यानी कि जो 824 बाइट्स आपको दे रखा है इसमें हेडर का साइज कितना है आपका 24 बाइट्स। तो आपका डेटा का साइज कितना हो जाएगा 800, यानी कि ये जो डेटाग्राम है वो कितना डेटा कैरी कर रहा है 800 बाइट्स का डेटा कैरी कर रहा है और इसकी ऑफसेट वैल्यू दे रखी है 100। तो आप यहाँ पे देखिए जब भी आपको ऐसे किसी डेटाग्राम की ये वैल्यूज दे रखी हैं और आपको ऑफसेट की वैल्यू दे रखी है उस डेटाग्राम की 100, तो फर्स्ट बाइट कैसे निकलता है इसका, इस 100 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 8 से। अभी मैंने आपको बताया था अगर फर्स्ट बाइट निकालना है तो मल्टीप्लाई कराएंगे और अगर ऑफसेट की वैल्यू निकालनी है तो डिवाइड बाई 8 करवाएंगे। अभी हमारे पास कौन सा केस आया है कि हमको ऑफसेट की वैल्यू तो दे रखी है, लेकिन इस ऑफसेट की वैल्यू तो दे रखी है लेकिन हमें डेटाग्राम का फर्स्ट बाइट चाहिए। तो फर्स्ट बाइट कैसे निकालते हैं, जो भी आपका ऑफसेट है, जो भी ऑफसेट की वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से। तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 800, यानी फर्स्ट बाइट जो है उसका नंबर कितना है आपका 800। अब ये पूछ रहा है कि लास्ट बाइट जो है उसका नंबर क्या है। तो देखो हमने क्या देखा कि ये डेटाग्राम कितना डेटा कैरी कर रहा है 800 बाइट्स का डेटा कैरी कर रहा है, ठीक है। और फर्स्ट जो है उसका जो नंबर है वो है 800। तो इसके बाद कितने बाइट्स का डेटा बचेगा आपका, फर्स्ट बाइट तो चला ही गया, तो आपके पास कितना डेटा बचेगा 799 बाइट्स बचेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप 800 में 799 को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, जो लास्ट है यानी कि 1599, ये आपका किसका नंबर हो जाएगा लास्ट बाइट का। यहाँ पे 799 क्यों करा, फर्स्ट बाइट का नंबर ऑलरेडी दे रखा था, टोटल कितना डेटा कैरी कर रहा है ये 800 बाइट का। तो फर्स्ट बाइट का नंबर तो मुझे मिल गया, उसके बाद के जो बाइट्स है उनका नंबर क्या है, तो वो कैसे करोगे, बाकी बचे कितने 799, तो लास्ट बाइट के लिए आप क्या करोगे 799 को प्लस कर देंगे तो हमें लास्ट बाइट का नंबर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 81599। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमें क्या निकालना है, हेडर लेंथ निकालनी है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। हमें क्या दे रखी है, टोटल लेंथ दे रखी है 1200 बाइट्स और इसमें ये दे रखा है कि जो ये 1200 बाइट्स की टोटल लेंथ है इसमें डेटा कितना है, यानी कि डेटा का साइज कितना है 1176 बाइट्स, ठीक है। ये अपर लेयर से इतना डेटा यहाँ पर आया है और टोटल लेंथ कितनी है 1200 बाइट। तो हमें पता है जो टोटल लेंथ होती है वो क्या होती है, हेडर साइज प्लस डेटा साइज। हमें हेडर साइज नहीं पता तो हम हेडर साइज को इधर ले लेते हैं राइट हैंड साइड में, तो ये क्या हो जाएगा टोटल लेंथ माइनस डेटा साइज। टोटल लेंथ कितनी है 1200 बाइट्स और डेटा साइज कितना है 1176 बाइट, ठीक है। इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, इसे माइनस कीजिए तो 10 में से 6 गए 4, 9 में से 7 गए 2, 24 बाइट्स आपका हेडर का साइज है। लेकिन आपसे पूछा क्या गया है हेडर लेंथ, तो हेडर लेंथ कैसे निकलेगी, जो भी हेडर साइज दिया होता है उसको आप डिवाइड कर देते हैं 4 से, क्योंकि स्केल ऑफ 4 पे ही कैलकुलेट किया जाता है। तो 24 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 24 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हेडर लेंथ कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आपकी 6 आ जाएगी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, आपसे हेडर लेंथ पूछा गया था। देखिए हेडर लेंथ निकाला, टोटल लेंथ निकाला हमने, कहीं पे आइडेंटिफिकेशन नंबर निकाला, कहीं से ऑफसेट फील्ड की वैल्यू को हेल्प किया। तो ये क्वेश्चंस हमने किए। नेक्स्ट पार्ट में हम अब थोड़े से बड़े क्वेश्चंस करेंगे जो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो आज वाला वीडियो बस यहीं तक ही, ठीक है। पार्ट 2 में हम इसके और क्वेश्चंस लेके आएंगे ताकि हमारे फ्रेगमेंटेशन वाला टॉपिक जो है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए और इस पे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको कोई डाउट ना रहे। तो आई जस्ट रिक्वेस्ट, वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।